एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी जल्दी बताओ कब होती है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको इक्विनॉक्स का बात नहीं किया जा रहा है या छोटी रात बड़ी रात का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी का बात किया जा रहा है। न्यूनतम दूरी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर है 4 जनवरी, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन में 4 जनवरी नहीं है तो आपका 3 जनवरी सही होगा, ठीक है। अब देखो दो टर्म है, आपको क्लियर आना चाहिए, पेरिहिलियन और एपिहिलियन, ठीक है। पेरिहिलियन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर, ठीक है, और एपिहिलियन को हिंदी में बोलते हैं अपसौर। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर आना चाहिए। पेरिहिलियन क्या हुआ? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। अब ये दूरी कैसे न्यूनतम होती है अभी मैं बता रहा हूँ। और एपिहिलियन क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम दूरी होता है तो उसको एपिहिलियन या अपसौर बोलते हैं। देखो ये है सूर्य, यह है पृथ्वी का ऑर्बिट। अब आपको पता है कि ये पूरा सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ये थोड़ा सा चपटा है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यानी थोड़ा सा इधर इस रेडियस को अगर मापो तो ये ज़्यादा मिलेगा और ये वाला रेडियस कम मिलेगा। तो जब पृथ्वी यहाँ पर होती है, ठीक है, इस पोजीशन पे जब पृथ्वी होती है तो ये डिस्टेंस देखो मैक्सिमम है ना, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिहिलियन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपसौर। और ये होता है आपका 4 जुलाई को, क्लियर है। और इस डिस्टेंस पे जब सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, यानी यहाँ पे होती है पृथ्वी, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? उपसौर यानी पेरिहिलियन। और ये है 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी, क्लियर है। ये दोनों टर्म क्लियर हो गया और ये है आपका सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी कब होती है अभी मैंने आपको बताया 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं या मापते हैं? जल्दी बताओ। पृथ्वी से अगर सितारों की दूरी आपको मापनी है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है? किस वायुमंडल के किस लेयर में? तो यह है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, जो आपका पहला लेयर है, वहीं पे अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन सी गैस है वो है ओजोन गैस, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, या आपको आइजोनोस्फेयर भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आइजोनोस्फेयर जो है वह स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? डोलड्रम पेटी जल्दी बताओ, डोलड्रम पेटी कहाँ होती है? तो डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखा के निकट होती है। ये अगर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है तो इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये पूरा एरिया जो है इसी को हम लोग डोलड्रम बोलते हैं, या हिंदी में इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो से आप क्या समझते हो? टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाभ शब्द का मतलब क्या होता है? पक्षाभ शब्द का मतलब है एक ऊंचा बादल, ठीक है, बहुत अधिक ऊंचे बादल को पक्षाभ कहते हैं। देखो बादल का अलग अलग नाम है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं अभी उसको डील नहीं करूंगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग टॉपिक भी है, आपको जल्दी से याद भी नहीं होगा, सारा टर्म अलग अलग है, लेकिन ये याद रखना क्वेश्चन, पक्षाभ शब्द क्या है? जब बादल बहुत अधिक ऊंचाई पर होती है तो उसको हम लोग पक्षाभ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे अधिक समुद्री जल में पाया जाता है? वो कौन सा चीज है? वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक आपको मिलेगा समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है?
आसान सा क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम मैंने बहुत बार बताया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है। अब कैसी जलधारा है गल्फ स्ट्रीम? यह आंध्र महासागर यानी अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर की गर्म धारा है, यानी 4 ऑप्शन में से बताओ हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा कौन सी है। जलधारा के बारे में मैं 5 दिन से आपको बोल रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं पर डे कुछ ना कुछ पूछ रहा हूँ, फिर भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पता नहीं। तो जल्दी बताओ हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा कौन सा है? यह है आपका अगुलाहस जलधारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है लेब्राडोर जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा। इसमें से क्यूरोसिवो जलधारा जो है ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की यानी पैसिफिक ओशियन की गर्म जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, यह है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। और हम्बोल्ट भी एक ठंडी जलधारा है, यह है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक, इसको पेरू की जलधारा भी बोलते हैं। तो आपको मैंने ये भी पूछ लिया है, लेब्राडोर के बारे में भी पूछ लिया है, और आज आपने देखा अगुलाहस की जलधारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। क्यूरोसिवो मैंने बताया प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। तो लाल सागर किस तरह की संरचना का एक उदाहरण है? तो लाल सागर एक भ्रंश संरचना है, ठीक है, भ्रंश घाटी जो पढ़ते हो, ठीक है। तो लाल सागर एक भ्रंश संरचना है। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुबशाही, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है गोलकुंडा में किस राजवंश का शासन था? कुतुबशाही राजवंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था कपिलेंद्र। कौन था? कपिलेंद्र था उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का जैनुअल आबदीन जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? जैनुअल आबदीन किस राजवंश से संबंधित था? यह था शाहमीर राजवंश से संबंधित, ठीक है। जैनुअल आबदीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसने 1420 से लेकर 1470 तक शासन किया और यह अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जैनुअल आबदीन कहाँ का शासक था? तो ये था कश्मीर का शासक, ठीक है। और जैनुअल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर हस्तांतरित की थी? बहमनी सुल्तान का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर जो है वो ट्रांसफर किया था। तो कौन है वो? जल्दी बताओ। वो है अहमद शाह वली, ठीक है। अहमद शाह वली ने अपना राजधानी गुलबर्ग से बिदर हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? सबसे लंबा का तात्पर्य देखो, ये जो इसको शायद बीमा बोलते हैं, ठीक है, मंदिरों का, ये अगर सबसे ऊंचा है तो वही सबसे लंबा मंदिर होगा। वो है आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, जो राजराज प्रथम के द्वारा, चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और यह अभी भी बहुत ही अच्छा मंदिर है और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हर साल तमिलनाडु में सबसे अधिक टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो आप सभी को पता है मनुस्मृति, यह सबसे पुरानी स्मृति है। कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। श्यावाद, अनेकांतवाद, ये तो डेफिनेटली जैन से ही है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे नयावाद और थेरवाद में। देखो थेरवाद जनरली ये बुद्धिस्ट का है, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि थेरवाद किससे संबंधित है, जैन, बुद्ध और भी कोई धर्म रहे, तो आप 100% यहाँ पे बुद्ध धर्म मारना, ठीक है। लेकिन बाद में चलकर थेरवाद जो है वह जैन धर्म से यानी महावीर के फॉलोवर से भी रिलेटेड हो गया था, ठीक है। वो डिटेल चीज़ है, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि थेरवाद का संबंध कहीं ना कहीं जैन से हुआ, ठीक है, भले ही यह बुद्धिस्ट फिलोसफी था। अब यहाँ पे एक टर्म आता है नयावाद, इसका कोई उल्लेख जैन धर्म में है ही नहीं नयावाद का, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वह नयावाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ थेरवाद अगर कभी आपका आंसर क्वेश्चन आए थेरवाद किस धर्म से संबंधित है और जैन और बौद्ध दोनों ऑप्शन में रहे तो आप हमेशा बौद्ध धर्म मारोगे।
अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में दिए जाने का जो एक रीति था वह किसने शुरू किया था? ये क्या गया था? सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? सोने के सिक्के सर्वप्रथम, तो अब मैंने आपको बताया हुआ है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किया। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किया, सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किया और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? शंकराचार्य का समकालीन कौन सा पल्लव राजा था? कौन था ये था दंती वर्मन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक या चालुक्यों का संस्थापक कौन था? ये था पुलकेशिन प्रथम। और बादामी या वातापी, यहाँ पे आपको दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? बहुत ही टफ क्वेश्चन, आप लोगों को नहीं आता होगा। हर्ष के साम्राज्य का दौरा किसने किया था? वेनसांग ने किया था। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, किसी को नहीं आता होगा ये। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे या किरणें कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब कल का सेट आपने दिया, ठीक है, अभी आप मैंने कल भी बोला था आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करो, आंसर देने का कोशिश करो, नहीं है तो सीखो फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कोई टफ मिल गया तो आप उसको छोड़ दो, आपको हर क्वेश्चन सीखते हुए चलना है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? अब यहाँ पे सबसे पहले समझना है आपको, नाभिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? नाभिक परिवर्तन का मतलब हुआ उसके न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहा है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस डिके होता है किसी भी परमाणु का तो कौन सी तरंग निकलती है? अब शायद आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया होगा, यह है गामा किरण। ठीक है, गामा किरण, इसका सिंबल इस तरह से होता है जैसे यहाँ पे है, तो आपको दोनों में से कोई भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, क्या हुआ आंसर? अगर किसी भी न्यूक्लियस का डिके होता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप गामा किरण निकलता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो क्या है खगोलीय दूरी का मात्रक? यह है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समय है 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा जो पृथ्वी का निकटतम तारा है जिसको प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ठीक है, तो उससे यहाँ पर प्रकाश को आने में जो समय लगता है वो है 4.2 ईयर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑटो वाहनों में द्रव चलित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जल्दी बताओ, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? तो ये करता है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश के डैश पर निर्भर करता है। यानी इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, एंडोस्कोप किस प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, किस प्रॉपर्टी पर काम करता है, किस प्रॉपर्टी से काम करता है? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति या उपकरण कौन सा है? एसी को डीसी में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना होगा? आपको रेक्टिफायर या दिष्टकारी यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग। अब ये बताओ, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? अगर आप सभी को याद हो तो मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है, जल्दी बताओ। प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग एक समान होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग और रेडियो तरंग का वेग समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? कौन सा जोड़ा एक कण और उसका प्रतिकण है? जल्दी बताओ, कौन सा जोड़ा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी
किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है डॉपलर प्रभाव पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जिसको लेमेंटेयर ने दिया है, ठीक है, और ये किस पर आधारित है? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 का हम लोग यूज भी करते हैं मेडिकल पर्पज से। इससे गामा रे निकलती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या समान होता है? क्या आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना है, ठीक है। जल्दी बताओ, ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो। तो उनका त्वरण एक समान होता है, ठीक है। अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई भी सामान गिर रहा है तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन एक समान होगा। अगला क्वेश्चन है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? जल्दी बताओ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। यह है इनर्शिया का प्रॉपर्टी यानी न्यूटन का प्रथम नियम होगा। प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने पोजीशन में रहना चाहता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर नहीं लगाया जाए तो वह जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि एक गतिशील बस में अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो आदमी आगे घुस जाता है, सॉरी आगे झुक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी की इकाई है। जी की इकाई ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ जी की इकाई क्या होती है? तो जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है कैपिटल जी, मैंने पहले बताया हुआ है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और एक आप पढ़ते हो स्मॉल जी, ये क्या है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई मुझे कमेंट में जी का मान बता सकते हो? जी का वैल्यू कितना होता है ये कैपिटल जी का? जल्दी बताओ। तो जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 इंटू 67 के बाद पॉइंट के बाद और भी कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। मुझे इतना याद है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितना हुआ? वैल्यू हुआ 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आवेग माप है। तो आवेग किस चीज का माप है? द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का या भार का? देखो आवेग क्या होता है? आवेग होता है बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग बहुत अधिक फोर्स लगाते हैं, तो आवेग होता है F इंटू टी, ठीक है। और न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर सेकेंड नहीं, न्यूटन सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आवेग या तो बल का माप हो सकता है या फिर भार का माप हो सकता है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ। बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल यानी न्यूटन, ठीक है। न्यूटन तो आप जान रहे हो इसका जो एसआई यूनिट है, ठीक है। लेकिन जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। एक माइक्रोन होता है 0.001 mm के बराबर। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप लोग पढ़ते हो क्या? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन एसआई मात्रक ना तो सेल्सियस है ना फ़ारेनहाइट है, एसआई मात्रक इसका है केल्विन। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग है कोई भी, अगर वह एक्सपेंड हो गया है तो फिर से जो वापस अपने पोजीशन पे आ सकता है, इसके लिए जो वो बल लगाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रत्यानयन बल, ठीक है, या रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया है? ये किया है केपलर ने। अगला क्वेश्चन है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आसान सा क्वेश्चन है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। यानी
लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसके सिद्धांत पर? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक और आपको मिल सकता है, वो क्या है? वह है न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग का संरक्षण, ये दो सिद्धांत है जिस पर एक जेट इंजन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 वेग हो गया, तो आपको पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, तो अगर 1/3 हुआ है वेग तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, फर्दर चेंज काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि m में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, बस v में चेंज हो रहा है। तो 1/3 हुआ तो क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। आसान सा क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/9 गुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो आपको जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है? तो किसके पास नहीं होता है? यह है अमीबा। ठीक है, अमीबा के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। मलेरिया पैदा करने वाला कौन है? यह है प्रोटोजोआ। ठीक है, और स्प्रेड किसके द्वारा किया जाता है? एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। ठीक है, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है? ठीक है, किस चीज़ का कारण है? यूरिक एसिड, अगर जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो इसके कारण से क्या होता है? इसके कारण से गठिया का बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? जल्दी बताओ, कौन सा वो आपको पूछा जा रहा है? ऑर्गेनेल है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है जिसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा वो ऑर्गेनेल है? वो है आपका, जल्दी बताओ क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी आहार है, तो इन 4 ऑप्शन में से बताओ किस में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है? आसान सा क्वेश्चन है, प्रोटीन जो है वह नाइट्रोजनी आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? वन आच्छादन के कम होने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? बढ़ती हुई आबादी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। इसको समझना जरूरी है और आसान सा है, आप समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लेयर यहाँ पे है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसके कारण से सनरेज जो है वो अंदर तो आती है लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण से गर्मी बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं या उत्सर्गित होते रहते हैं? वह कौन सा अंग है? कौन सा अंग है वो है आपका वृक्क यानी किडनी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं शरीर में, जो भी चीज़ें अलग अलग कैटाबोलिक एक्टिविटीज़ होता है उसका जो अपशिष्ट चीज़ बचता है उसको रिलीज करते रहता है कौन? किडनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? कौन सा है वो है सीसा यानी लेड। ठीक है, सबसे हानिकारक लेड ही है जो मोटर कार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगिया पोर्ट किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? 3 स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्कूल है जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्कूल है? वो है नवोदय स्कूल। ठीक है, कौन सा स्कूल है? नवोदय स्कूल। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो किसी भी परमाणु में परिक्रमण यानी रिवॉल्व कर रही इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है?
कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन पढ़ो, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्यों? जल्दी बताओ। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, या तो फिजिक्स से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी बताओ। आज आप लोगों पे फिजिक्स थोड़ा भारी हो गया, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस आए आपको उससे डरना नहीं है, आपको यहाँ से सीखते चलना है, ठीक है। देखो चालन बैंड, यहाँ पे आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है, ठीक है, मूव करता है, तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, इसको चालन बैंड को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिंग बैंड, या होल्स, इसको बोलते हैं छिद्र, ठीक है। या तो कंडक्टिंग बैंड से होगा या छिद्र से होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किस में अधिक होगी, तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन में आंसर करोगे चालन बैंड, ठीक है, यानी कंडक्टिंग बैंड। क्यों? क्योंकि होल्स से जाने में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें बहुत अधिक टक्कर होता है, ठीक है, जिसके कारण से स्पीड कम हो जाता है। लेकिन जब चालन बैंड यानी कंडक्टिंग बैंड से गुजरता है तो उसमें बिल्कुल उतना ज़्यादा टक्कर नहीं होता, बहुत ही कम टक्कर होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उनकी टक्कर कम बार होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। ये चीजें समझ में आई? देखो अगर आपको क्लियर है कोई भी चीज तो आप आसानी से कर सकते हो। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या का बात किया जा रहा है, यानी एटॉमिक मास का बात किया जा रहा है। एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से अधिक होगा, सिंपल सा है, क्योंकि एटॉमिक मास में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर में क्या होता है? ये सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो ये तो हमेशा एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर से अधिक होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कौन सा रंग है, वो रंग है बैंगनी, और सबसे कम कौन सा है? वो है लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? सबसे अच्छा द्रव्य क्या हो सकता है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए? यानी क्रोड किस चीज से बना होता है? जल्दी बताओ किस चीज से बना होता है क्रोड? यह है नर्म लोहा, ठीक है। द्रव्य यहाँ पे आपको द्रव्य मतलब लिक्विड मत समझना, ठीक है, ये उस द्रव्य का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन सा तत्व सबसे अच्छा होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से, ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का एक मिश्रण है, ठीक है, उससे आयोडीन कैसे आप अलग कर सकते हो? उससे आयोडीन आप ऊर्ध्वपातन मेथड यानी सब्लिमेशन मेथड से अलग कर सकते हो, ठीक है। आयोडीन बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है और ठंडे जगह पे जाके ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है। इस कारण से आप ऊर्ध्वपातन मेथड या सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। अब ये टर्म अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो ये टर्म आपको बहुत परेशान करेगा और आप चाह के भी आंसर नहीं कर पाओगे, बट इसको अगर मैं सिंपल तरीके में बोलूं तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। निराविषी का मतलब हो गया जो विषैला नहीं है। देखो कितना आसान हो गया, ये हिंदी में फालतू का टफ टर्म वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है इसलिए मैंने वर्ड को वैसा ही रखा है, ठीक है। निराविषी हो गया नॉन पॉइजनस, ठीक है। इसमें से कौन सा नॉन पॉइजनस है? अब हर कोई आंसर कर पाओगे, यह है गोल्ड, ठीक है। इसलिए तो देखते हो सोने के चम्मच वगैरह भी यूज किए जाते हैं खाने सब के लिए, ठीक है, बच्चों को भी खिलाया जाता है, तो गोल्ड जो है वो नॉन पॉइजनस होता है। अगला क्वेश्चन है कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले के खान में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? कौन सी गैस है वो गैस है मीथेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस चीज पर? किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके किस चीज पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसकी रासायनिक व्यवहार निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है धूम या कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो स्मॉग में एक ऐसा द्रव्य मौजूद होता है जो आंख में जलन पैदा करता है। आपको वो बताना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? बहुत लोगों को तो अब रिलैक्स लग रहा होगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन ओवर हो गया। देखो गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैं बार बार बोलता हूँ, आपको सीखते जाना है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कम आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका मोटिव बस एक ही होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपका हर क्वेश्चन बनना चाहिए। और जहाँ तक कि मेंस और ईएसआई का एग्ज़ाम का बात है, इसमें आपका हो सकता है कि साइंस के अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ो ताकि एग्ज़ाम में आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो अभी अब आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। आप बताओ, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अच्छा, फोकस और एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र, ये दो चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। देखो, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, सरफेस जमीन, और यहाँ भूकंप उठा है, ठीक है। लेकिन आपको फील कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह को जहाँ से भूकंप आया है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। लेकिन इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पृथ्वी के सरफेस पे जहाँ पे भूकंप महसूस किया गया उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? इसको मैंने रिवर्स करके एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी आप आंसर करो, वह व्यक्ति कौन है? कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कब मिला था भारत रत्न? तो वहाँ पे आपके ऑप्शन इस तरह से, राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने के बाद, इस तरह के ऑप्शंस थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन करता है? तो आसान सा क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 12 व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी आईएसटी तथा ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी के बीच अंतर कितना है? ये तो हर कोई जान रहे होंगे, ये है प्लस 5.5 घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? नाइट्रेट संदूषित भोजन या जल अगर आप ग्रहण करते हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है? तो ये कौन सा बीमारी है? यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट संदूषित भोजन या जल ग्रहण करने से। अगला क्वेश्चन है, वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है कहलाते हैं? क्या कहते हैं उनको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसको आप पढ़ो। इकोनॉमिक्स मैंने पिछले वीडियो में देखा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स में उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह होता है, अगर आपने डिटेल से नहीं पढ़ा है, या साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन कम से कम आ रहा है उसको करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्व है, तो बहुत सारे कर्व ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी को तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, हो सकेगा तो मैं अलग से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेकर आता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। जैसे करंट अफेयर्स बहुत कम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम से 10 दिन पहले आप सोचते हो कि आप पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं कुछ भी लेकर आऊँगा तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं लेकर आऊँगा, तभी वो आप सबों के लिए बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उसको आप सीख लो। वह वक्र जो कर की दर यानी टैक्स रेट और कुल कर यानी टोटल टैक्स, तो टोटल टैक्स और टैक्स रेट के बीच में संबंध दर्शाने वाला कर्व क्या कहलाता है? तो यह है लोफर वक्र, ठीक है, यानी लोफर कर्व, ठीक है। लोफर कर्व क्या दर्शाता है? टैक्स रेट और टोटल टैक्स के बीच में रिलेशन। एक और मैं यहाँ से बताता हूँ, आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लॉरेंज वक्र। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के बीच में संबंध कौन दर्शाता है? लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या होता है? अगर आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? तो ये भी बढ़ेगा। अगर आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है तो सेवाओं के क्षेत्र का योगदान नेशनल इनकम में बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? यह है गोंड समुदाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज मांग वक्र होता है। क्षैतिज मांग वक्र यानी हॉरिजेंटल कर्व, ठीक है। जब
कर्व ऑफ डिमांड हॉरिजेंटल होगा तो वह किस तरह का इलास्टिसिटी शो करेगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला हुआ था, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्षैतिज मांग वक्र, तो जब भी हॉरिजेंटल मांग वक्र होगा तो वह पूर्ण लोचदार वस्तुओं को दिखाएगा, यानी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर स्लाइड चेंज भी हो, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के प्राइस में स्लाइड चेंज भी हो तो उसके डिमांड में बहुत अधिक चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लूँ, कोई भी एक वस्तु लेता हूँ, इसके प्राइस में मान लो 0.005 पैसा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और पहले ये डिमांड में था 10, यानी 10 वस्तुओं का ज़रूरत था, लेकिन जैसे ही इतना प्राइस इसका इंक्रीज हुआ, इसका डिमांड मान लो 0 हो गया, या इतना प्राइस इसका घटा 0.005 पैसा, कितना होता है, बहुत कम होता है, इतना पैसा इसका घटा है, ठीक है, दाम, तो इसका डिमांड जो है वह 10 से बढ़कर मान लो 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइड चेंज ऑफ प्राइस में भी बहुत अधिक डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण लोचदार। एक्चुअली में ये एक तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और जनरली ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा। एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया था चैम्बरलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं। तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं इयोन मॉर्गन, जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये हैं राजेश कुमार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया, ये किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ। आपको बताना है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो किस राज्य के थे, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या नाम है, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राम प्रधान का निधन हुआ। आपको बताना है ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो किस राज्य के थे, तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है शशिधर जगदीशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है। तो कौन सा वो खाड़ी देश है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बना है, वह देश है आपका यूएई। कौन सा है, यूएई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस, क्या नाम है, बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास ले लिया है। तो कौन सा वो खेल है, वो खेल है फुटबॉल, जिसके खिलाड़ी थे बेनेडिक्ट होवेडेस। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये हैं इरफान अली, ये चुने गए हैं गुयाना के अगले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ई रक्षाबंधन प्रोग्राम ये साइबर क्राइम के खिलाफ है, आपको बताना है किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग जो है उनको 5% का आरक्षण मिलेगा, और ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारियों हेतु संजीवन ऐप शुरू किया है। तो संजीवन ऐप ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, तो इस नामक अभियान एक शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीता है? फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता है? तो वही जो आप नाम पहले से पढ़ते आ रहे हो, वह है लुईस हैमिल्टन, जिन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो सावन महीने में मनाया जाता है, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 3 राजधानियों वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? ली तेंग हुई ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो यह ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्लियर है? तो क्या गाइस, आज के 100 क्वेश्चंस में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।